अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट के साथ हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के हवाले से। और उन्होंने जब अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उसमें उन्होंने कहा कि वो क्रेडिट देते हैं दो शख्सियात को, दो अफराद को। एक नजम सेठी साहब और दूसरे शाहिद खान आफरीदी साहब। उनके रिटायरमेंट के हवाले से भी, और जब उनको क्रिकेट में वापस लाया गया तो उस वक्त जो सबसे अहम किरदार अदा किया बकौल आमिर के, वो नजम सेठी साहब ने किया। और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान सुपर लीग के बानी चेयरमैन का एजाज इनके पास है। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। सेठ साहब, ये मोहम्मद आमिर ने बहुत ज़्यादा आप का नाम बड़े अच्छे अल्फाज में कहा। और उन्होंने कहा जी कि अगर मैं क्रिकेट खेल गया हूँ तो ये सेठी साहब का सिंगल हैंडेडली, उन्होंने कहा अकेले वो थे जो सपोर्ट कर रहे थे। क्या मसला था? वाकई बहुत ज़्यादा मुखालफत थी जब आमिर को आप वापस ले रहे थे 2015 में? ऐसे है कि जब मैं पीसीबी में आया तो एक साल के लिए तो मैं चेयरमैन था, मगर उसके बाद 2015 में फिर शहरियार साहब, 2014 में शहरियार साहब चेयरमैन बने। और उस वक्त ये इशू खड़ा हुआ कि 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो कि बैन हुए थे। और मुझे मीडिया में आप जैसे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने याद कराया कि जी वो कुछ करें उनके लिए, कुछ करें उनके लिए। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे हमारे तीनों, और उनको किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करें, आईसीसी में जाके उनका केस लड़ें, उनके साथ ज्यादती हुई है, कुछ करें उनके लिए। और बड़े टैलेंटेड हैं। तो मैंने जिससे भी पूछा, सब ने कहा जी कि बड़े कमाल के प्लेयर्स थे तीनों, और कुछ करें उनके लिए। तो मैंने कहा यार, अगर इतना पब्लिक प्रेशर है तो यार अभी तक हुआ क्यों नहीं कुछ। तो मैंने फिर जो पीसीबी के अंदर थी वहां इंक्वायरी की। उस वक्त मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी था, उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं था पीसीबी का। तो मैंने फिर जब इंटरनल इंक्वायरी की तो पता चला कि बिल्कुल बात ऐसे ही है, मगर जुर्म बड़ा सख्त था और कोई इम्कान नहीं है कि उनको कोई रिलीफ मिले। और इसके ऊपर पिछले चेयरमैन ने भी इस पे कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर शहरियार साहब से बात की। मैंने कहा शहरियार साहब, ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तो खैर काफ़ी मेरी इत्ला है इसके बारे में, और मेरा नहीं ख्याल कोई रिलीफ मिलेगी इसके अंदर। और ये जुर्म है, और ये अब 4-5 साल 7-7 साल ये काटेंगे। और उनमें से कुछ अरसा तो गुजर भी गया है आमिर का, क्योंकि ये 3-4 साल पहले हुआ था, ये 3 साल पहले हुआ था। तो कोई फायदा नहीं है इसका करने का, और अच्छा सजा होनी चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हर्ज क्या है, अगर एक बच्चा है 17 साल का, और उस वक्त उससे ये छोटी सी ये कोताही हो गई, दूसरे तो सीनियर प्लेयर्स थे और सबको सजाएं हो गई हैं, तो मैं जरा आईसीसी से पूछूं कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि टैलेंट है पाकिस्तान का, गलती लोग तस्लीम कर ली है, तो अगर कुछ हो सकता है तो करना चाहिए हमें। तो उधर जब पता किया तो इनफॉर्मली तो पता चला कि आमिर ने हमारी बड़ी मदद भी की है। बच्चा भी था जब गलती हुई, और फिर उसके बाद तस्लीम भी कर ली गलती, फौरी तौर पे डिनाई नहीं की, और उसके लिए हमदर्दी थी वहां थोड़ी बहुत। मगर बाकी दोनों के लिए हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तस्लीम नहीं किया था अपना जुर्म, आखिर तक नहीं तस्लीम किया था। और आईसीसी की कोई मदद भी नहीं की कि एक्सप्लेन करने में बाद में बाहर लोगों को जाके। आमिर ने तो बहुत लंबे चौड़े आईसीसी के साथ कोऑपरेट भी किया था, लेक्चर्स भी दिए उनके साथ, जा जाके हर जगह पे बातें भी की, जैसे वो कहते थे उसने किया। तो हमने सोचा कि फिर अगर तो मैंने जब, मेरा ये ख्याल था कि शायद आमिर के लिए कुछ हो सकता है, अगर दूसरों के लिए अगर नहीं हो सकता तो आमिर के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि उसका केस स्ट्रांग था। तो फिर ये मैंने ही शहरियार साहब को कहा कि देखिए ये बड़ा एक असासा है पाकिस्तान का, तो इसको हमें कुछ करना चाहिए, इसके लिए कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं होता तो ना सही। तो उन्होंने कहा अच्छा कर लो। तो फिर मैंने एक यूके का एक क्वींस काउंसिल को हायर किया हमने, और मैंने उनको कहा कि आप स्टडी करें आईसीसी कानून जो है, जिसके तहत आमिर को डिस्क्वालीफाई किया गया और सजा दी गई।
और देखें कि क्या कोई गुंजाइश है कि हम आईसीसी के सामने एक केस लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने फिर एक क्वींस काउंसिल ने हमें एक लंबी चौड़ी 30 सफ़े का लीगल ओपिनियन लिख के दिया। उसमें लुबे लबाब उसका ये था कि आईसीसी का कानून बड़ा सख्त है, उस कानून के तहत आमिर ने जुर्म तो जरूर किया है, मगर जो बाकी दो हैं उनका जो जुर्म है वो इससे बहुत बड़ा है, मगर उनको उतनी सजा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और अगर उनको 5 साल और 7 साल की सजा मिली है और कोई सस्पेंडेड सेंटेंस भी है, तो आमिर को उस लिहाज से कम मिलनी चाहिए थी, 5 साल की नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये केस बनाया जा सकता है कि आईसीसी इसको रिव्यू करे। ये मामला था। तो ये फिर मैंने जाके आईसीसी में, तो उन्होंने फिर आगे से ये कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ कानून तो है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, मगर हम रिव्यू करते हैं इस चीज को। तो जाइल्स क्लार्क, जिसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट वेल्स का चेयरमैन जो था, वो आईसीसी में, उसने फिर मेरी मदद की। उसने कहा हम एक कमेटी बना देते हैं और हम ये इसको रिव्यू करते हैं। कमेटी बन गई। कमेटी के पीछे मैं पड़ा रहा कि जी अपनी रिपोर्ट दे। उन्होंने फिर रिपोर्ट दी। उन्होंने ये कहा कि हम आमिर के लिए तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो कानून है, कानून को गालबन रिव्यू कर सकते हैं, कानून को तब्दील कर देते हैं ताकि कुछ गुंजाइश बन जाए। इस कानून के तहत रिलीफ नहीं मिल सकती, मगर कानून की रिव्यू हो सकती है। 6 महीने के अंदर उन्होंने बनाया, जिसके तहत फिर आमिर को 6 माह की रिलीफ मिल गई और फिर आमिर जो है उसको इजाजत मिल गई क्रिकेट खेलने की। बाकी जो दो दोस्त थे हमारे, 2 क्रिकेटर्स थे, सलमान और आसिफ, वो उनको उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने तावन नहीं किया। जब इनको पता चला कि ये हुआ तो ये हमारे पास आए पीसीबी, मुझे अप्रोच किया इन्होंने इनडायरेक्टली कि जी हमें भी कोई रिलीफ ले दें। मैंने फिर आईसीसी से बात की, उन्होंने कहा इनको कहें तावन करें और पूरी इनकी इनको स्टेटमेंट इनसे लें। फिर पीसीबी के अंदर हमने अपने सिक्योरिटी वालों के साथ इनको बैठा के कैमरे लगा के इनसे पूरा स्टेटमेंट लिए कि तस्लीम करें कि इन्होंने क्या किया, ताकि मैं इनका केस बना सकूं। मगर उसके बाद भी हुआ ये कि जो इन्होंने जो बयान दिया उसके अंदर भी बहुत सी गुंजाइश थी। तो आईसीसी ने कहा नहीं, ये अभी भी ये पूरी तरह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बातें छुपा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फिर उनका केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। ये दिस इज हाउ आमिर केम बैक। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जी ये तो हो गया कैसे आए वापस, मगर जब वो आए तो उस वक्त शहरयार साहब का भी ये मौकफ था कि इसको अभी हम टीम में नहीं ला सकते, ये रहे अब करे अपना खेले, नेशनल क्रिकेट खेले, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं ला सकते। और पाकिस्तान टीम के अंदर भी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बेहतर जानते हैं सब कुछ, वहां भी लोग थे जो कहते थे नहीं हमने इसको नहीं खिलाना। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ, और फिर हमारे 1-2 ब्रांड एम्बेसडर्स भी थे पीएसएल के, जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो ये तस्लीम नहीं करेंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया कि नहीं, एक गलती हो गई, आईसीसी ने सजा काट ली, बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, टैलेंट है, सारा कुछ है, तो अब जाने दीजिए। अल्लाह ताला हमेशा माफी के ऊपर ही हमारी मजहब जो है वो कायम है। अल्लाह ताला की नेमत और उनकी माफी, गुनाहगार तो हम सभी हैं, उसको तस्लीम कर ले और सीधे रास्ते पे आ जाए तो इजाजत होनी चाहिए। तो ये फिर बात करके उसको आगे बढ़ाया और फिर दैट इज हाउ आमिर केम इनटू द टीम। और मुझे याद है कि जब ये जाने लगे थे, पहला टूर था इंग्लैंड का, तो हमें ये भी खर्चा था कि इसको वीजा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े मसले थे। फिर मैंने आईसीसी को लिखा, जाइल्स क्लार्क को लिखा कि आप एम्बेसी को कहें कि या इसको वीजा दे, बिकॉज वो डामकडोल हो रहे थे। तो फिर उसने लिखा एक खत कि नहीं नहीं ये क्लियर हो गया, अब इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसको वीजा मिलना चाहिए। फिर ये भी था कि जब ये खेलेगा वहां, अपनी टीम वाले भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि देखें जी क्या हुआ, कैसे आ गया। और दूसरा ये कि वहां जब फील्डिंग करेगा तो क्राउड में से बूइंग होगी, जो कि हुई। तो इसको भी बुला के फिर समझाना पड़ा कि आमिर अब तो आ गए हो, एक तो टीममेट्स के साथ बन के काम करना है, मेहनत करनी है, और गुस्सा नहीं करना और माइंड नहीं करनी। बहुत सी बातें लोग टांगे खींचेंगे, थोड़ी बेइज्जती भी होगी, अब आपने तरीके मैच्योरिटी के साथ करना है। और उधर से कि वहां भी आपने जो इंटरव्यूज देनी है, ये मीडिया के साथ वहां इंटरव्यूज दे और जहां अपनी गलतियां तस्लीम करे फराख दिली के साथ और लोगों को खुश करे। इसकी कम से कम 7-8 हमने वहां फिर इंटरव्यूज भी करवाई ताकि वहां का पब्लिक ओपिनियन जो है इसके हक में हो। तो इस तरीके के साथ इसको फिर इसकी रिहेबिलिटेशन हुई। अच्छा, पाकिस्तान एक ये भी इतलात भी नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों ने तो उस वक्त इनके खिलाफ ये भी कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे अगर आमिर खेलेंगे। तो क्या ये बाकी हकीकत है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम या एक खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इस हक में नहीं थी कि अगर ये खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे? वो फिर मामला कैसे हल हुआ?
नहीं, बड़ी तादाद नहीं थी, 2-3 लोग थे जो कि आउटस्पोकन थे और उनकी तरफ से काफी सख्त रवैया था, मगर उनको भी प्यार से समझाया गया और बड़ी मुझे खुशी की से मैं कह रहा हूँ कि वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो फिर ठीक है, गलती हो जाती है। तो वो फिर ऑपोजिशन जो थी उसको रिमूव किया। जाहिर है दिलों में तो लोग बातें रखते हैं और कुछ लोगों ने रखी कुछ अरसे तक, मगर फिर वो ओवरकम हो गया। मेजॉरिटी टीम ने कोई इजहार नहीं किया यस और नो, उनको इंडिफरेंट था, ठीक है जी जैसे आप कहते हैं, अच्छा ठीक है जी गलती मान ली। एक दो थे जो कि काफी हार्ड लाइन ले रहे थे और उनको भी समझाया और मैं मशहूर हूं उनका कि उन्होंने बात मान ली। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी ने भी मुखालफत की थी, एक इत्ला ये भी है आपके पास तो तस्दीक शुदा खबर होगी, एक इत्ला ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी ने भी मुखालफत की थी उस वक्त की। बिल्कुल थी, और उनको मेरी हिदायत यही थी कि आप जो मुखालफत कर रहे हैं वो मेरिट पे नहीं कर रहे, मुखालफत आप जिस इशू पे कर रहे हैं वहां माफी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेहरबानी करके मेरिट के ऊपर देखें, अगर मेरिट पे नहीं आता तो मत लें। तो फिर उन्होंने मेरिट के ऊपर ही फिर इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, शरियार साहब को फिर कैसे मनाया? नहीं, मियाँ बड़े बड़े नफीस शख्स हैं और मियाँ शहरियार बड़े नफीस शख्स हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तो समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, मगर अगर तुम कहते हो और पब्लिक ओपिनियन भी कहती है तो फिर ठीक है, देख लो, संभाल लो इस मसले को, अगर संभाल सकते हो तो। अच्छा। अच्छा, हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप थी मियाँ शहरियार की और मेरी। वो मैं उनकी बात मान लेता था जब वो कहते थे नहीं ऐसे करना है, और कभी मैं कहता था नहीं सर मियाँ ऐसे करते हैं, अच्छा चलो फिर ठीक है। तो ये अच्छा एक अच्छा सिस्टम बन गया था। अच्छा, अब आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। दो राय इस हवाले से भी पाई जाती है महाराज, लेकिन लोग अभी भी ये जरूर तस्लीम करते हैं, जैसे आपने उन्हें 2015 में वापस लाए, तो उन्हें अब भी लोग ये तस्लीम करते हैं कि आप भी टैलेंट की बुनियाद पर लेकर आए थे और टैलेंट अब भी है। लोग उन्हें पसंद करें या ना करें, दोनों तरफ का नुक्ता नजर है, लेकिन टैलेंट अब भी मौजूद है। क्या मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी आपके ख्याल में? एक सवाल। सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या उन्हें अपने इस फैसले के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? देखिए, जब आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस की तो उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात ये थी कि इसने खुद ही सोच के अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट उस वक्त। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर उसने अपनी कोई वजह थी, अपने आप को प्रिजर्व करना था, एनर्जी रखनी थी, या काउंटी क्रिकेट खेलनी थी, या कोई और भी जो भी वजह थी, उसका हक है, तो कम से कम पीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और पीसीबी का सपोर्ट के साथ अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट करनी चाहिए थी। ये नहीं करना चाहिए था कि एक दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि आमिर ने अनाउंस कर दिया। आफ्टर ऑल ही वाज अ कंट्रैक्टेड प्लेयर, तो ये अच्छा एक प्रेसिडेंस नहीं होता कि आप खुद ही फैसला कर लें, बिकॉज बाकी टीम मेंबर्स भी जो हैं, आपको पता ही है कि टेस्ट क्रिकेट कम ही लोग अब खेलना चाहते हैं, बड़ी 5 दिन की गेम होती है, स्पेशली बॉलर्स। बैट्समैन को तो इशू नहीं होता, बॉलर्स का इशू होता है। और ये हमने देखा कि और भी हमारे कुछ बॉलर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वो तैयार नहीं होते क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, या वो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती कि सिलेक्ट हो जाए, ये चलता रहता है। अब मुझे अब नाम नहीं लूंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात यह है कि मगर पीसीबी को साथ लेके चलना चाहिए। अगर पीसीबी आपके साथ है तो बहुत से इश्यूज जो हैं वो हल हो जाते हैं। मगर आमिर ने उस वक्त पीसीबी को साथ नहीं लिया और खुद ही अनाउंस कर दिया। उसके साथ पीसीबी के अंदर ये एक सोच थी कि लो जी, हमने तो इसके लिए इतना कुछ किया और ये कौम और अवाम और पीसीबी और टेस्ट क्रिकेट के लिए ये अपने सेल्फिश एक मगर सेल्फिश ये कर रहा है अपने आप ये इधर खेलना नहीं चाहता टेस्ट क्रिकेट, हालांकि हमें जरूरत है इसकी टेस्ट क्रिकेट। ठीक है यार, तुम 10 ओवर कर लो, 20 कर लो, मगर तुम्हारी जरूरत है, यू हैव टू परफॉर्म। ये इसी को तो मुहिब्बुल वतनी कहते हैं कि कुर्बानी देनी है आपने। तो सेहत की है तो कोई बात नहीं, फिट तो हो ना। तो ये एक फीलिंग थी उस वक्त। मेरा ख्याल है उनके इनके कॉलीग्स के अंदर भी ये फीलिंग थी, इसके कप्तान में भी ये फीलिंग थी, इसके कोचेस में भी ये फीलिंग कि भाई अगर कुछ ऐसी चीज है तो हमसे कंसल्ट करते, बात करते, हम तो आपको समझाते, हम तरीके से आपको टेस्ट क्रिकेट में मतलब है कि लेके आते हैं, सारे टेस्ट ना खिलाते जब क्रूशल थे। मतलब है ये बात अगर साथ लेके चले लोगों को तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। मेरा ख्याल है उस वक्त ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो कि लोग अभी तक भूले नहीं है। और वो फिर जाहिर है वो फिर कुछ उसके फिर असरात हुए हैं जो कि आप देख ही रहे हैं। वापस लेनी चाहिए रिटायरमेंट, खेलना चाहिए?
आपकी ये दूसरा सवाल जो है वापस लेनी चाहिए कि नहीं, मैं समझता हूँ कि आमिर ने काफी अब बयान दे दिए हैं अपने डिफेंस में कि इस वजह से मैंने ये किया, और फिर उन्होंने अब ये भी इल्जाम लगा दिए हैं आपके कोच और सेलेक्टर्स के ऊपर भी कुछ, कि वो मुझे शायद पसंद नहीं करते, या कोई साजिश थी, या नाराजगियां थी। मैं समझता हूँ ये अब काफी पानी जो है ना ये गुजर चुका है, और अगर अब आमिर ने वापस रिहेबिलिटेट होना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक दफा फिर रिहेबिलिटेशन के लिए। बिल्कुल होनी चाहिए रिहेबिलिटेशन, मगर पीसीबी और टीममेट्स की टर्म्स के ऊपर। अब आमिर की टर्म्स के ऊपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती। अगर वापस आना है तो पीसीबी और सिलेक्टर्स के साथ उनकी बात माननी पड़ेगी और ट्रेनर्स की बात माननी पड़ेगी, और जैसे आपको कहा जाएगा कि नेशनल क्रिकेट में खेलें, उसके बाद सिलेक्शन में आए, उसके बाद अगर सेलेक्ट होते हैं तो जाएं, दिल के साथ जान लगा के खेलें। ये अब सारे आगे मसले होंगे। मुझे अभी मुश्किल लग रहा है कि इन हालात में, आजकल के हालात में, जबकि आपके पास अब इतने अच्छे यंग फास्ट बॉलर्स निकल रहे हैं आपके पास। इस वक्त आपकी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, मेरा ख्याल है तारीख में इतना अच्छा क्रॉप आपको नहीं मिला, जो कि जाहिर है पीएसएल का उससे बहुत बड़ा रोल है कि नए बच्चों को लेके आए हैं और उनको ट्रेनिंग हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अब वो शदीद जरूरत जो थी, नीड थी आमिर जैसे एक ब्रिलियंट बॉलर की, वो शायद उतनी नहीं रही। आपने देखा अगर ये आमिर वो 3 विकेटें ना ले लेता चैंपियंस ट्रॉफी में, तो चैंपियंस ट्रॉफी आप इंडिया से ना जीतते। वो जो अर्ली ब्रेक थ्रूज इसने ब्रिलियंटली की हैं, ऑफ कोर्स गुड फील्डिंग कैचेस, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। तो ये स्ट्राइक बॉलर का यही होता है कि वो कोर क्रिटिकल मोमेंट के अंदर वो स्ट्राइक करता है और आपके जो मेन हर्डल जो ऑपोजिशन होती है उसको रिमूव कर देता है। ये नहीं होता कि हर दफा 5 विकेटें ले या 7 विकेटें ले। उससे वो जो 3 विकेटें ली, दैट चेंज द होल कंप्लेक्शन ऑफ दैट मैच। अच्छा सेठी साहब, ये आमिर के साथ 2 और क्रिकेटर्स भी थे। सलमान बट तो बाद में क्रिकेट खेलते रहे और परफॉर्म भी करते रहे। ये भी सुनने में आता रहा कि एक मौका ऐसा भी आया कि सलमान का भी कमबैक पाकिस्तान टीम में हो सकता था। वो 2017 में जब पीएसएल में एक स्पॉट फिक्सिंग का केस सामने आया, उसके बाद सलमान बट से निगाह हट गई। तो क्या ऐसा था कि सलमान की वापसी का इम्कान था? और दूसरा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि आमिर के साथ नरम रवैया रखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन सलमान बट ने वापसी के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया? इसके पीछे कोई आईसीसी की हिदायत थी या क्रिकेट बोर्ड की कोई अपनी पॉलिसी थी? नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई सिफारिश नहीं। ये हकीकत यही थी कि आमिर का केस बेहतर था उनसे, बहुत बेहतर था, इसलिए उसको मौका आईसीसी की तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी मिल गया। और तावन बहुत था आमिर का, इसमें कोई शक ही नहीं है, उनका इतना तावन भी नहीं था। बाकी रही सलमान की बात, सलमान को तो पीसीबी ने तो क्लियर कर दिया था कि अगर आप नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो सिलेक्टर्स को कह दिया था कि इफ यू आर, अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि पीएसएल के लिए तो ओके कर दिया था हमने। मगर शेरयार साहब यहाँ सख्ती, उनका अभी मैंने बताया ना, पहले भी वो उनका रवैया यही था कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ही वाज स्टिल चेयरमैन, और डोंट फॉरगेट उस वक्त चीफ सिलेक्टर जो थे वो चेयरमैन को रिपोर्ट करते थे ना, मुझे तो नहीं करते थे। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि शायद उनकी तरफ से भी कुछ शायद डिस्करेजमेंट हुई हो, या कोई हिदायत दी हो, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, मगर ये इंजमाम आपको बेहतर बता सकेंगे। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, ये अब आमिर के पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ से मसाइल हैं। बहुत से खिलाड़ी और भी किसी किस्म की शिकायत दबे लफ्जों में या इधर उधर करते रहते हैं। अब ये जब भी पाकिस्तान टीम के साथ हमारे मकामी कोचेस होते हैं, उस वक्त ये ज्यादा शिद्दत होती है ऐसे वाकयात में। इस वक्त वकार हैं, वकार के बारे में अब्दुल रज़ाक, शाहिद, बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स ये गिला कर रहे हैं, करते रहे हैं, और ये बयानात भी देते रहे हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं होता। तो ये जो अपने कोचेस हैं और गैर मुल्की कोचेस हैं, आपकी तरजीह क्यों रही है? गैर मुल्की कोचेस की तरफ रुझान ज्यादा क्यों रहा है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि कोचिंग जो है वो एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशन है, हर क्रिकेटर कोच नहीं बन सकता, इसीलिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वगैरह वगैरह इम्तिहान हैं कोचेस के। तो हमारे जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनमें से टॉप स्टार्स जो हैं, उन्होंने कोई इस किस्म की सीरियस कोचिंग
टेक्निक्स जो हैं वो, या जो साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग है वो नहीं सीखी। अब आप उनको लगा तो दें, मगर क्या वो क्वालिफाइड है एज कोचेस, ये एक सवाल है। मेरे जहन में नहीं, उनको कोचेस नहीं बनना चाहिए, फॉर्मल कोचेस नहीं बनना चाहिए। उसकी दो वजूहत है, एक तो ट्रेनिंग नहीं है फॉर कोचिंग, और ये एक प्रोफेशन है। दूसरी चीज, ये एक्सपीरियंस जितना भी हो, आपने देखा द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड आर दोज जिनके एज प्रोफेशनल क्रिकेटर्स उनके इतने लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो इतने स्टार्स नहीं थे। बहुत कम लोग हैं जो कि स्टार्स बन के और फिर कोचेस भी अच्छे रहे हों। आमतौर पे जो कोचेस हैं, दे वर ऑलवेज B grade cricketers, but they became very good coaches because of mind and training rather than technique and instinct of batting or bowling. So इसलिए I have always favored foreign coaches. एक तो ये कि they are formal trained coaches और बड़ी high level की training, और दूसरा ये कि हमारे कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कल्चर है ना हमारा, कल्चर के अंदर रख रखाव, प्यार मोहब्बत, दोस्ती, कॉन्टैक्ट्स, फैमिली, सिफारिश, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जब नेशनल लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए इन सिलेक्शन और इन एनी अदर इश्यूज रिलेटिंग टू क्रिकेट। इसीलिए प्रॉब्लम ये कोचेस का हो जाता है कि इनके फिर, क्योंकि ये इन्होंने डिपार्टमेंट्स के लिए क्रिकेट भी खेली है, इनकी टिल्ट्स होती हैं डिपार्टमेंट्स में कॉलीग्स की तरफ, और मैंने ये खुद देखा है, और कुछ इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मगर बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ इल्म भी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके लिए, जिसकी वजह से फिर इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं बिटवीन टीममेट्स एंड कोचेस, और आपने देखा ये चलता ही रहा। मगर जब फॉरेन कोच होता है तो कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। फॉरेन कोच को हमारे क्रिकेटर्स जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हैं, और अगर बात नहीं मानते तो वो फिर आगे से कार्रवाई करते हैं, और कभी इल्जाम नहीं लगा कि फलाना फॉरेन कोच का फलाना फेवरेट था और फलाना नहीं था। फेवरेट तो होगा, फॉर एग्जांपल मिकी आर्थर का बड़ा फेवरेट था आमिर, मगर वो परफॉर्मेंस बेस्ड था, कोई दोस्ती यारी नहीं थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दो वजह से मैं हमेशा अच्छे फॉरेन कोचेस को प्रेफर करूंगा और स्टार बैट्समैन और बॉलर्स एज कोचेस फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आपने मिकी का जिक्र कर दिया है। मिकी जहां कहीं भी कुछ लिखते हैं आमिर के हवाले से, तो आमिर उसको मिकी को ट्विटर पर जवाब देते हैं, यू आर बेस्ट कोच, यू आर द बेस्ट कोच, आप बेहतरीन कोच हैं, चैंपियन। तो बाद में वो ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं, या बोर्ड की किसी बात पर ट्वीट करते हैं तो डिलीट भी कर देते हैं। तो आपको लगता है कि इस किस्म का रद्द अमल भी जो मौजूदा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं तंग करता होगा, और आमिर का ये रवैया या झुकाव मिकी की तरफ, या मिकी का झुकाव आमिर की तरफ? मेरा ख्याल है मिकी का रवैया आमिर की तरफ टोटली प्रोफेशनल था। मेरा ख्याल है कि कुछ टीममेट्स का और पाकिस्तानी कोचेस का रवैया आमिर की तरफ, और आमिर का रवैया उनकी तरफ प्रोफेशनल नहीं था, तो इसकी वजह से टेंशन्स रही हैं। मिकी टोटल प्रोफेशनल है, और उसने आमिर को भी बिल्कुल प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर पकड़ के रखा हुआ था, और परफॉर्मेंस डिमांड करता था और फिर सपोर्ट करता था सिलेक्शन में एंड अदर थिंग्स, और उसकी कोचिंग भी करता था, उसको ट्रेनिंग भी देता था कि ऐसे नहीं ऐसे, और आमिर उसकी बात भी सुनता था। वहां क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज या स्टार्स नहीं आया। तो मिकी वाज नेवर अ स्टार ना। अगर मिकी ग्रेग चैपल होता तो फिर और बात होती, मगर मिकी वाज तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे। और फिर जाहिर है ये अंग्रेज जो हैं, ये इनके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होते हैं कि ये साफ बात बड़े आराम से कर देते हैं। हम इधर उधर से आते हैं, आधी बात करते हैं, आधी छुपी बात होती है, आधी गुगली होती है, कोई पता नहीं होता कि एक्चुअली ज़हन में क्या है। हमारा वो रख रखाव का है ना यार, बात खुली नहीं करनी, माइंड ना कर जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, तो ये तो सीधी बात कर देते हैं। और फिर हम माइंड भी नहीं करते, बिकॉज गोरे ने कहा है, वो कोच है, वो ठीक है यार, वो कोई जात का इशू नहीं बनता, कोई दोस्ती का इशू नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि फॉर दीज रीजंस गोरे कोचेस या काले कोचेस, या जो भी आप कर ले, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, फॉरेन कोचेस जिनका ताल्लुक पैशन के साथ हो, आई थिंक अगर वहां सिलेक्शन आप ठीक करें और उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप जोर रखें और उनको मॉनिटर करते रहें कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है एज कोचेस, और क्रिकेटर्स से पूछते रहें कि भाई कैसा कोच, जो कि हम कॉन्स्टेंटली मैं करता था कि भाई मिकी कैसा है, फलाना कैसा है, वो ग्रेग वो कैसा है, तो वहां से फीडबैक भी मिलती रहती है, और अच्छी फीडबैक मिली। एंड आई थिंक ड्यूरिंग आवर ईयर्स, वो 4 साल 5 साल जो ये टीम रही मिकी आर्थर एंड कंपनी,
ये 4-5 फॉरेन कोचेस थे, आई थिंक दे परफॉर्म वेरी वेल एंड इन्होंने आपके लिए एक नई टीम बना दी। अच्छा, आपने कहा कि प्रोफेशनल मिकी आर्थर हैं और वो किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में, ज़ातियात में नहीं थे। लेकिन ये उमर अकमल के साथ फिर क्या मसला हुआ था? उमर अकबर के साथ किसी का नहीं हुआ। उमर के साथ किसका नहीं हुआ ये बताएं। सिर्फ मिकी बेचारे की बात ना करें, वो तो हमारे पीसीबी के अंदर आप सर पकड़ के बैठे होते थे, यार इसने क्या कर दिया, मैं उमर को बुलाओ यार, मैं इसको समझाऊं, ओ यार की कर रहे हो की। तो और आप लोग भी तो पीछा नहीं छोड़ते थे, सब आप ही तो बताते थे हमें कि ये क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो उमर बड़ा टैलेंटेड है, ऑनेस्टली ह्यूजली टैलेंटेड, बट अब मैं और क्या कहूं, बट एक बट है, नॉट BUTT बट BUT डैश डैश। ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मिकी आर्थर का मुआहदा खत्म हुआ और अब वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते तो क्या मिकी आर्थर का मुआहदा खत्म होने के बाद उनके मुआहदे में तौसीह करते, या फिर आप कोई दूसरा नुक्ता नज़र देखते, दूसरा पहलू देखते और किसी और तरफ जाते कोचिंग के लिए? नहीं, मैं अगर रहता तो मिकी आर्थर नहीं रहना था, हमें एक्सटेंड कर देना था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेठी साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है नाज़मीन सेठी साहब की, और जो हालात थे मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से, जब वो वापस आए तो टीम में क्या हालात थे, और उसके बाद अब अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और उन्हें अगर वापस लेनी है रिटायरमेंट, तो सेठी साहब का ये मानना है कि एक मरतबा फिर मोहम्मद आमिर के लिए बहुत ज़्यादा जो बहाली प्रोग्राम है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी। और अब आमिर अगर वापस आते हैं तो वो अपनी शराइत पर नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत पर उन्हें आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।